हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 8 जनवरी से प्रस्तावित हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं हिंदी की राजन सीरीज की बहुविकल्पीय जो प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं, तो राजन सीरीज में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वो कराने वाला हूँ। तो जिन बच्चों के पास राजन सीरीज नहीं है वो इस वीडियो को जरूर देखें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। यानी कि ऐसा कौन सी प्रणाली का हम उपयोग करें कि कक्षा में जो छात्र हैं उनका ध्यान इधर उधर ना भटके बल्कि वो सक्रिय रूप से रहें। तो ऐसी प्रणाली होती है प्रश्नोत्तर प्रणाली। यानी कि जब हम बच्चे को कुछ चीज बताएंगे और उसके विषय में उससे क्वेश्चन करेंगे या फिर वो हमसे कुछ पूछेगा तो उसकी सक्रियता बनी रहती है, यानी कि वो एक्टिव रहता है क्लास में। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में जातिवाचक संज्ञा हमें दी गई है। जातिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष जाति का बोध कराती है, जिसके जैसे और भी बहुत सारे हों उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमारी जो पुस्तक हो जाएगी वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, क्योंकि पुस्तक कोई सी भी हो सकती है, लेकिन किसी विशेष का नाम दे दिया जाए तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसके बाद बात करते हैं भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के भेद होते हैं हमारे 6। फिर बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, जागृत का विलोम शब्द बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो जागृत का विलोम शब्द होता है सुषुप्त, यानी कि सोया हुआ। जागृत का होता है जागा हुआ, सुषुप्त का सोया हुआ। मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है। तो मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है, वाचन गति का विकास, यानी कि जो बच्चा है वो बहुत ही तेज गति से अपना सीख पाए और पठित सामग्री का अधिकरण, और जो पढ़ रहा है उसको बहुत अधिक ग्रहण कर पाए। तो ये दोनों ही हमारे सही उत्तर हो जाएंगे, आ और व दोनों। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं हम प्रत्यय। यानी कि उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो बाद में लगता है। आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो ये तो हमारी सर्वनाम की परिभाषा ही होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। काव्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो काव्य को दृश्य और श्रव्य दोनों ही भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी आ और व विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पठन का अर्थ है। तो पठन का अर्थ क्या होता है। पठन का अर्थ होता है सासुवार पढ़ना, मतलब बोलकर पढ़ना। मौन वाचन मन में पढ़ना। तो दोनों ही होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो मरकट का पर्यायवाची शब्द होता है बंदर। आपने जो पुरानी वाली रामायण देखी होगी उसमें जो रावण का कैरेक्टर था तो वह बार बार हनुमान जी को मरकट कहकर उच्चारित करता था। तो मरकट का पर्यायवाची शब्द होता है बंदर, या फिर आपको बानर भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं 11वें प्रश्न की। फा का उच्चारण स्थान है। तो फा का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो फा का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो जो हमारे इसको वर्ग होते हैं उसको याद करने की मैंने केटीएम वाली ट्रिक आप सभी को बता रखी है। KTMDO यानी कि KTM 2। और यहाँ से आप लिख सकते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। कचट तप कर कर आप याद कर सकते हैं। का फॉर कंठ, चा फॉर तालु, टा फॉर मूर्धन्य, ता फॉर दंत और पा फॉर ओष्ठ। यानी कि पा वर्ग में हमारा फा आता है, तो पा फा बा ये सभी हमारे ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। तो आपने अगर ये वीडियो देखनी है बहुत ही अच्छे से तो 3-4 मिनट की वीडियो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यूपी टेट की क्लासेस के दौरान उस पर लिखी है केटीएम वाली ट्रिक, थंबनेल पर ही लिखा हुआ है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़न होते हैं। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है वो होता है कवयित्री। यानी कि या पे ई की मात्रा छोटी ई की और त्रा पे बड़ी ई की मात्रा। बहुत ही ध्यान से लगाना है शब्द को, पेपर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है क्योंकि सारे ही ऑप्शन एक जैसे पढ़ने में लगते हैं। तो इसको आपको विशेष तौर पर देख कर जाना है। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है। तो वचन का जो व्याकरण में
सही अर्थ है वो है संख्या। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है? तो प्रत्यक्ष शब्द में जो हमारा प्रत्यय होगा वो होगा, उत्तर होगा हमारा प्रति। ये प्रश्न आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर आपको प्रत्यय नहीं पूछा जाएगा। जब भी प्रत्यक्ष शब्द दिया जाएगा यहाँ पर प्रत्यय की जगह आपसे पूछा जाएगा उपसर्ग। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको इस बात को ध्यान रखना है कि प्रत्यक्ष शब्द में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा उपसर्ग है, ना कि आपसे पूछा जाएगा प्रत्यय। क्योंकि प्रत्यक्ष का हमारा अर्थ होता है प्रति प्लस अक्ष, यानी कि आंख के सामने। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है, आपसे प्रत्यय नहीं पूछा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रति। यहाँ पर आपका प्रश्न गलत दिया गया है और उत्तर भी गलत दिया गया है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, अगला प्रश्न है हमारा। तो पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है? तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। स्त्रीलिंग शब्द निम्न में से कौन सा है? सबसे अच्छा है आपको वाक्य में प्रयोग कर लेना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो मित्र मिलने आते हैं, सूचना दी जाती है, उपहार दिया जाता है, अध्याय पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा सूचना। यहाँ पर उपहार जो होते हैं, उपहार अच्छे होते हैं, अच्छी नहीं होती। उपहार हमारा यहाँ पर अच्छा अच्छी लगा लेना, मित्र अच्छे होते हैं या मित्र अच्छा है। तो यहाँ पर हमारा जो होगा सूचना शब्द, सूचना दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चौराहा शब्द यानी कि चार राह हैं जिसकी, जहां पर आपको पहला शब्द संख्यावाची देखने को मिले वहां पर हमारा होगा द्विगु समास। कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई खड़ा है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कोई खड़ा है। यह प्रश्नवाचक नहीं है। जब भी आपसे प्रश्नवाचक पूछा जाएगा लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कोई खड़ा है, कोई निश्चित जानकारी नहीं दे रहा है, उसे पता नहीं है कि कौन खड़ा है। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर डी। हमें पता नहीं है, ना ही निश्चित है। अच्छाई, मानवता, बचपन किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण है? तो ये हमारी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो जो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनती हैं संज्ञाएं वो हमारी भाववाचक संज्ञा बनती हैं। जैसे कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, जैसे अच्छाई हमें दिखाई नहीं देती है, उसे महसूस कर सकते हैं। बचपन को हम महसूस करते हैं। तो ये हमारे सभी मानवता है, बचपन नहीं होगा, यहाँ पे बचपना होगा। ये और तीसरा नंबर जो बचपन लिखा हो यहाँ पर बचपना होगा। मानवता और अच्छाई ये सभी हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? तो परिमाण के बारे में कौन सा बता रहा है? तो वो बता रहा है हमारा थोड़ा शब्द। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है? तो रानी केतकी की कहानी लिखी है मुंशी इंशाअल्लाह खां ने। दा ध्वनि है, अभी अभी उच्चारण स्थान से आपको बताया था, केटीएम वाली ट्रिक से तुरंत लगाइए। दा ध्वनि हमारी दंत हो जाएगी क्योंकि ता वर्ग में आता है और ता हमारे दांत से उच्चारित होते हैं। बेखौफ शब्द में बे उपसर्ग जुड़ा है। तो बेखौफ शब्द में जो हमारा बे उपसर्ग जुड़ा है वो कौन सी भाषा का है? वो है फारसी भाषा का। इसके बाद बात करते हैं सत्य बोलने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो जो सत्य बोलने वाला है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सत्यवादी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। मधुरता में प्रत्यय है, मधुरता में जो हमारा प्रत्यय होगा तो हमारे शब्द को संधि विच्छेद कीजिए। मधुर प्लस ता, मधुरता यानी कि ता हमारा प्रत्यय हमेशा बाद में लगते हैं, तो ता प्रत्यय हमारा मधुरता में होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ ध्वनि हमारी ऑप्शन नंबर बी में जो वा दिया गया है वो नहीं होता। आपको ध्यान रखना है अंतस्थ ध्वनि चार, या, रा, ला और जो हमारा बा होता है बन वाला, यहाँ पे बकरी वाला वा जो होता है वो हमारा अंतस्थ ध्वनि में नहीं आता है और आपको कंफ्यूजन करने के लिए यही दिया जाता है। तो बच्चे वहाँ पर बा ध्यान रखते हैं, ये ध्यान नहीं रखते कि कौन सा वाला है। तो वहाँ पर आपको मिस्टेक करके आनी ही आनी है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वह हमारा जो बन वाला वाह होता है वो नहीं वो होता है अंतस्थ ध्वनि में, जबकि हमारा बादल और बकरी वाला वाह जो होता है वो नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी
कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? विकासात्मक प्रश्न। जो बहुत अधिक बोलता हो उसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द। तो बहुत अधिक बोलने वाला क्या होता है? वाचाल कहते हैं उसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। सजग शब्द का पर्यायवाची नहीं है, या फिर सजग शब्द का पर्याय यानी कि अर्थ नहीं है। तो सजग शब्द का जो पर्याय वो चौकस भी होता है, सचेत भी होता है। सावधान यानी कि सावधान रहना, सचेत रहने का अर्थ भी सावधान होता है। चौकस रहना यानी कि वो भी सावधान रहना ही होता है, लेकिन पहरेदार जो होता है वो हमारा इसका अर्थ नहीं होता। महाकवि शब्द में प्रयुक्त कौन सा समास है? तो महान है जो कवि, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन हमारे होते हैं शा, 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 ये सभी होते हैं ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त अक्षर कौन से मेल से बना है? यानी कि जो हमारा श्रा होता है ये हमारा होता है संयुक्त अक्षर, यानी कि इसे हम संयुक्त व्यंजन भी कह लेते हैं। तो ये हमारा किस किस से मिलकर बनता है? आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आना ही आना है इस प्रश्न को। चार हमारे जो होते हैं छात्रा, ज्ञा और शिरा, इनसे आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारा मिलता है शलजम वाले आदेश शाह, आधे रा, और जो हमारा स्वर होता है छोटा आ वो पूरा होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। कभी कभी आपको यहाँ पर और भी कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन आपको सही उत्तर यही लगाना है, आधा शा, आधा रा, और फिर जो हमारा स्वर होता है वो आ होता है। खा का उच्चारण स्थान, तो खा का उच्चारण स्थान होता है का, खा, ये हमारा का वर्ग में आया है, तो ये हमारा खा का उच्चारण स्थान कंठ है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। केटीएम वाली ट्रिक से आपके लगभग उच्चारण से जितना भी पूछा जाएगा वो सभी सही होंगे, बहुत कम प्रश्न आपके गलत होंगे। तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। मुद्रा शब्द का अर्थ है, तो मुद्रा शब्द का अर्थ जो होता है वो मुद्रा यानी कि अंगूठी भी होता है, रुपया भी होता है और आकृति भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अज शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अज शब्द का अर्थ है दशरथ जी के पिता। वाह वाह, फिर साइकिल चलाइए, वाह में जो वाह वाह शब्द है वो क्या है? तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयादि बोधक होता है। इसका आपको ध्यान रखना है कि एक्सक्लेमेटरी साइन यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया गया होगा, वहां पर आपको विस्मयादि बोधक अव्यय लगा देना है। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो परिश्रमी यानी कि उसकी गुण को बता रहा है कि वो परिश्रमी है। वह गलत होने से डरती है, इस जो खाली जगह दिया गया रिक्त स्थान उसमें क्रिया विशेषण प्रयुक्त करना है। तो यहाँ पर हमारा जो होता है वह गलत होने से बहुत डरती है। तेज डरती है नहीं होगा, धीरे धीरे डरती है ये भी नहीं होगा, अचानक डरती है ये भी नहीं होगा। तो आपको खाली स्थान में केवल सही शब्दों का प्रयोग करना है। यह मेरा है कि आज वर्षा होगी, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कथन तो हम कह ही नहीं सकते, अनुभव भी नहीं है और आकलन भी नहीं कर सकते, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। यह मेरा अनुमान है कि आज वर्षा होगी। सभी श्रोता यथा स्थान बैठे थे। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द जो यथा स्थान है वो क्या है? तो वो है हमारा अव्यय। प्रति, यथा और भी एक दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ये सभी हमारे अव्यय के अंतर्गत आते हैं। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। तो जटिल विशेषण जो है उसको हम समस्या संज्ञा लिख सकते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए, यानी कि हमें रिक्त स्थान पूर्ण करना है। प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, ये नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित गलत, प्रत्येक प्रश्न से 4 नहीं, ये भी नहीं होगा। ये होगा प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो इस वाक्य में जो हमारा होगा वो होगा अपादान कारक, क्योंकि वह जयपुर से दिल्ली यानी कि जयपुर से अलग हो रहा है। यहाँ पर आपको
स्थान परिवर्तन दिख रहा है वहाँ पर हमारा अलगाव का भाव उत्पन्न है, तो यहाँ पर हमारा अपादान कारक हो जाएगा। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा, तो मानव से हमारा भाववाचक संज्ञा बनता है मानवता। किस वाक्य में कर्म वाच्य का प्रयोग हुआ है? मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये हमारा भाववाचक है। राम पत्र लिखता है, ये भी नहीं है। राम द्वारा पत्र पढ़ा गया, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, यानी कि किसी भी कर्म को किया जाना, जो पत्र है वो किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो वो राम के द्वारा पढ़ा जा रहा है। लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो ये मैंने अभी अभी बताया, भाववाच्य है कि मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। जहां पर भी आपको इस प्रकार से वाक्य देखने को मिले वहां पर आपको भाववाचक संज्ञा लगा देनी है, या वाच्य पूछा जाए तो भाववाचक वाच्य लगा देना है। इनमें से किस में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है? सदा सच बोलो, नहीं, यहाँ पर नहीं है। वह जाना चाहता है, यहाँ पर भी संदेह नहीं है। तुम नहीं लिखोगे, यहाँ पर भी नहीं है। तुमने अखबार पढ़ा होगा, यही हमारा हो जाएगा। हम उससे संदेह कर रहे हैं, संदेह का अर्थ तुमने अखबार पढ़ा होगा, हमें संदेह है कि तुमने अखबार पढ़ा होगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को हम कहते हैं धातु। उपर्युक्त में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से बना है? तो नी प्रत्यय, नी यानी कि जिसमें हमारा लास्ट में नी लगा हो, वही हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, करनी। जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, तो जातिवाचक संज्ञा का शब्द डॉक्टर हो जाएगा। मैंने अभी अभी आपको बताया, जिसके जैसे और भी हो। डॉक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन किसी विशेष का बात करेंगे तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। समूह की बात करेंगे तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, और जब हम किसी द्रव्य या पदार्थ की बात करेंगे वहां पर पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो संज्ञा शब्द हमारा कौन सा है? तो वो हो जाएगा क्रोध। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो जो हमारे प्राण होते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा कौन सी है? तो गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है कहानी। कहानी तत्व के आधार पर कहानी के कितने भेद होते हैं? तो कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद होते हैं 4। निम्न कहानी की विधियां कितनी मानी जाती हैं? तो कहानी की विधियां मानी जाती हैं 4, क्योंकि उसके भेद 4 होते हैं। आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो आरंभिक अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनमें कहानी किस प्रकार से बतानी चाहिए? तो उसके लिए हम करते हैं प्रयोग चित्र विधि का। चित्रों के माध्यम से उसको बताते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? तो वाक्यों का वर्गीकरण किया गया है 2 आधार पर। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, एक ही विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम सरल वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? तो मिश्र वाक्य हमारा कहलाता है जिसमें एक साधारण वाक्य तथा उससे जुड़ा हुआ दूसरा उपवाक्य हो। जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों, वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, तो अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, वो है हमारी झुटलाना। श्याम ने गाना गाया होगा वाक्य में प्रयुक्त है, इसमें प्रयुक्त है हमारा संदिग्ध भूतकाल। इसके बाद बात करते हैं क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा होता है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है अब। वह किधर गया वाक्य में किधर शब्द क्या है? तो वो है हमारा स्थानवाचक। हम उससे स्थान की जानकारी ले रहे हैं कि वह कौन से स्थान पर गया। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो हमारा क्रिया विशेषण शब्द होता है धीरे धीरे, जो क्रिया की विशेषता बताता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है वो है अत्यंत। अपूर्ण भूत का उदाहरण क्या है? जो कि अपूर्ण भूतकाल हो, यहाँ पर पूरा नहीं हो, तो बालक सो रहा था। वाचन द्वारा अधिगम किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो सुनकर भी, बोलकर भी, पढ़कर भी, तीनों ही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बालक को सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत होगी। क्रियाकलाप पर, परिवेश पर और परिवार इत्यादि पर बातचीत, यानी कि तीनों पर ही बातचीत जब हम करेंगे
तो सुनने बोलने समझने की अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है अभिव्यक्ति की, क्योंकि हम किसी को अपनी बात बता सकते हैं उच्चारण करते टाइम, उससे हमें बोलने में बहुत ज़्यादा अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने में सहायता प्रदान होती है। दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान किसका है? तो सबसे ज़्यादा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है वो है गद्य का। उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर कौन सा है? उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है प्राथमिक स्तर, कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है, तो वो हम लेते हैं गीत प्रणाली का। कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली कौन सी है? वो है हमारी शिक्षण प्रणाली। किस विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? तो हमारा जो विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है वो हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। बाकी हमारा जीवन विश्व की संपत्ति है, यही सही है। जीवन कॉमा ये भी गलत है, जीवन विश्व की कॉमा गलत है, जीवन विश्व कॉमा गलत, ये 3 हमारे ऑप्शन गलत हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त सही चिन्हों वाला विकल्प चुनिए। वह आए न आए मैं अवश्य जाऊंगा, यानी यहाँ पर हमारे दूसरे वाक्य से पहले हमारा कॉमा दिया गया है, वही सही है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहले वाक्य है वह आए या ना आए मैं अवश्य जाऊंगा, तो 2 वाक्य हैं, 2 वाक्य को बीच में हमें एक कॉमा दिया गया है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। कौन सा शब्द ई प्रत्यय से बना हुआ है? तो ई प्रत्यय से हमारा बना हुआ है हंसी। महिमा शब्द किस प्रत्यय के संयोजन से बना है? तो महिमा शब्द में हमारा कौन सा प्रत्यय लगा है? तो महिमा शब्द में हमारा प्रत्यय लगा है इमा। आपका भविष्य उज्जवल हो वाक्य है। आपका भविष्य उज्जवल हो वाक्य है हमारा इच्छावाचक वाक्य। ऐसी हम इच्छा व्यक्त करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, हम अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा वाक्य क्या है? तो ये वाक्य है हमारा संकेतवाचक। हम संकेत दे रहे हैं कि यदि तुम पढ़ोगे तभी उत्तीर्ण होगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगे। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य ना करने का बोध होता है वो होते हैं हमारे निषेधवाचक वाक्य, यानी कि निगेटिव सेंटेंस। श्याम स्कूल जाओ वाक्य है, श्याम स्कूल जाओ वाक्य है, तो यह है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। आहा कितने सुंदर दृश्य हैं, तो यहाँ पर विस्मय आदि चिन्ह आपको देखने मिल गया, बिना देखे आप विस्मय आदि वाचक लगा दीजिए। रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं? तो ये हमारा कैसा है? संदेहवाचक, हम संदेह कर रहे हैं वह पढ़ा लिखा है या नहीं। जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है, तो संकेतों से भी होती है, भाव भंगिमाओं द्वारा, वाणी द्वारा भी, उपयुक्त सभी के द्वारा हमारा ये होता है भावों की अभिव्यक्ति। स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है? तो वो होता है हमारा सृजनात्मक पक्ष। मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। ये कथन किसका है? तो ये हमारा रमन बिहारी लाल जी का। मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता, तो मौखिक अभिव्यक्ति में क्या नहीं आता? कविता लेखन, क्योंकि कविता लेखन मौखिक का मतलब मुंह से बोलना, लिखते हुए नहीं होगा। अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है? तो अभिव्यक्ति का उद्देश्य होता है भाषा और साहित्य में रुचि का विकास करना, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं कौन सी हैं? तो मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता होती है शुद्ध उच्चारण, सशक्त भाषा हो और शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। किसने कहा? मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है। ये कहा था हमारा लेम्बार ने। आपको ये प्रश्न पेपर में नहीं देखने को मिलेगा। साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है वाद विवाद प्रतियोगिता से, कवि दरबार से भी होती है और अंत्याक्षरी से भी, यानी कि जो हमारी रुचि उत्पन्न होती है वो इन सभी से हो सकती है, उपयुक्त सभी के द्वारा। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है, तो लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य स्वतः लेखन में रुचि उत्पन्न हो जाती है, श्रुत लेखन भी हो जाता है, शब्दकोश में वृद्धि भी होती है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
संकेतवाचक वाक्य चुनिए। संकेतवाचक वाक्य हमारा कौन सा हो जाएगा, तो संकेतवाचक हमारा संकेत दे रहा होगा, तो संकेतवाचक वाक्य होगा ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। मयंक सुंदर है कौमा वह हंसमुख भी है। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण कैसे होगा, तो इस वाक्य में हमें लगाना है सरल वाक्य, तो हो जाएगा मयंक सुंदर और हंसमुख है। जिस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है उस पर टिक लगाइए। नहीं यह मुझसे नहीं होगा, तो हमारा पहला ही प्रश्न सही है। पहले हम मना कर रहे हैं फिर रोक रहे हैं, यह मुझसे नहीं होगा, इसलिए हमें कॉमा देखने को मिला है। एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता, यह गलत उत्तर मिलता है, तो दूसरे प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो वहां पर लगाया जाता है पूर्ण विराम। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य हमारा कौन सा हो जाएगा, जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। निम्नलिखित में से इच्छा अर्थक वाक्य कौन सा है, जिसमें इच्छा व्यक्त, तुम्हारा मन मंगल हो। राकेश आया होगा वाक्य कौन सा है, संदेशवाचक वाक्य। फिर विशेषण किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। फिर विशेषण कहते हैं विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए जिसमें हमारा गलत विशेषण प्रयुक्त किया गया है। शीला गुणवान नायिका है, तो यहाँ पर हमारा गुणवती होगा, गुणवान नहीं होगा। किस प्रकार के वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया जहाँ पर कर्म किया जा रहा हो कर्म के साथ। संजय पानी लाओ नहीं होगी। हीरा खाना खा चुका नहीं। बालक लिखता है नहीं। शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, किसने किसको पढ़ाया, तो शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। सकर्मक क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया कौन सी है, हमारी लिखना। किस वाक्य में कृत वाच्य का प्रयोग हुआ है, तो कृत वाच्य का प्रयोग हमारा हुआ है ममता पुस्तक पढ़ती है, यानी कि कर्ता के द्वारा जिसमें काम किया जाए। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं वाक्य है, यानी कि जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा संयुक्त वाक्य। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं वाक्य किस कोटि का है, तो ये है हमारा मिश्र वाक्य। मैं चाहता हूं, और यहाँ पर की शब्द देखने को मिल गया, की शब्द आपको देखने को मिले तो वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। विस्मयवाचक भाव विस्मयवाचक वाक्य का चयन कीजिए, तो मैंने आपको बताया कि विस्मयवाचक वाक्य में आपको एक्सक्लेमेशन साइन देखने को मिलेगा या फिर अपने भावों को प्रकट करते होंगे। तो मधुर भाषण वाणी का तप है नहीं है। कटु वचन मन को आहत करता है नहीं है। छी कितनी बुरी बात है, तो यहाँ पर जो छी लिखा गया है उसके बाद आपको एक्सक्लेमेशन साइन यानी कि घृणा का भाव प्रकट हो रहा है, तो हर्ष घृणा आदि भाव जहाँ प्रकट हो वहाँ विस्मयवाचक वाक्य होता है। फिर है हमारा आज्ञावाचक भाव को चिन्हित कीजिए। जल्दी दरवाजा खोलो, यहाँ पर हम आज्ञा दे रहे हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, तो सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं, जैसे वह नौकर, वह पुस्तक आदि हमारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। आलस्य शब्द का विशेषण कौन सा है, आलसी। यहाँ पर 115वें प्रश्न में आपका प्रश्न नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया होगा कि कौन सा हमारा वाक्य जो है वो सही दिया गया है, तो हमारा सही वाक्य होगा हरे भरे लहराते खेत, क्योंकि हरे भरे पहले आएगा और फिर लहराते आएगा फिर खेत आएगा। लहराते खेत हरे भरे ये गलत हो जाएगा। खेत हरे भरे लहराते ये भी नहीं। हरे लहराते खेत भरे ये भी सही नहीं। हरे भरे लहराते खेत ये सही होगा। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है, कौन से वचन में सही प्रयोग किया गया है, तो मेरी होश उड़ गई नहीं। हमारा होश उड़ गए नहीं। मैं होश उड़ गई ये भी सही नहीं है। मेरे होश उड़ गए ये हम बहुत बार बोलते हैं, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। राम ने बाण से रावण को मारा, इसमें जो बाण है वह कौन सा कारक है, तो ये हमारा है कर्ण कारक, क्योंकि जहां पर भी आपको साधन दिख जाए वहां पर कर्ण कारक होता है। कौन सा युग्म असंगत है, तो असंगत पेड़ से फल गिरा ये हमारा अपादान के अंतर्गत आएगा, बल्कि ना कि कर्ण के अंतर्गत, तो यही हमारा अशुद्ध दिया गया है, गलत दिया गया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस में
रेखांकित शब्द यानी कि जो उसकी है वो कौन सा शब्द है, तो वो है हमारा संबंधवाचक, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास लाठी होगी भैंस से उससे उसी से संबंध होगा भैंस का। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो यह है, मैंने आपको अभी भी बताया कि जो हमारी निश्चितता की जानकारी देता है वही निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, तो कौन से वाक्य में हमारी विशेषण संबंधी नहीं है। कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, ये गलत दिया गया है। उसमें एक गोपनीय रहस्य, ये भी गलत है। आप जैसे सज्जन कौन होगा, ये भी गलत है। जहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ये हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए। वाचन की आवश्यकता होती है, तो वाचन की आवश्यकता क्या होती है, महापुरुषों की जानकारी तथा उनके विचारों को पढ़कर, सही बात है। अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु रचनाओं को पढ़कर, ये भी सही है। रचनाओं को पढ़कर व अन्य लोगों को सुनाकर, ये भी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी जो दिया गया है वो सही उत्तर हो जाएगा। वाचन का महत्व है, वाचन का महत्व क्या होता है, वाचन एकाकी हो सकता है, सही बात है। वाचन सामूहिक हो सकता है, और भी लोगों के साथ हो सकता है, सही बात है। अशिक्षित व्यक्तियों को वाचन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है, तो ये भी सही बात है। तो वाचन के ये हमारे सभी महत्व होते हैं, तो उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अनुकरण वाचन का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो अनुकरण वाचन का शुद्ध वाचन का अभ्यास कराना, सही बात है। ब्राह्म चिन्ह आदि का ज्ञान कराना, सही बात है। वाचन कुरीतियों को समझाना और समझना, ये भी सही बात है। लेकिन जो लिखकर समझाना है वो हमारा गलत दिया गया है, और हमसे पूछा ही गया है कि उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो वो है हमारा लिखकर समझाना। अशुद्ध उच्चारण का कारण क्या होता है, तो अशुद्ध उच्चारण जब ही होता है जब जीभ में कमी हो, तोतलापन, हकलाहट या आत्मविश्वास की कमी। तो तोतलापन जब हो हमारा, वही अशुद्ध उच्चारण का कारण होता है। व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र के समापन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो जो हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं तो उसमें हम लिखते हैं आपका आज्ञाकारी। जैसे आप जब लिखते हैं अपने प्रिंसिपल सर को, तो वो हमारे व्यक्तिगत तौर पर लिखते हैं, तो वो हम लिखते हैं आपके आज्ञाकारी या स्नेहकांक्षी। किसी कार्यालयी पत्र को प्रारंभ करते समय किस आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर हम लिखते हैं माननीय महोदय। निम्न विकल्पों में सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए, तो जो हमारा तड़पाना है वो हमारा सकर्मक क्रिया है। हरि राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है, तो को जो शब्द है वो हमें बताना है। तो हरि राम को पीट रहा है, तो किसको पीट रहा है, राम को, कर्म कारक हो जाएगा। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है, बताया था प्राण शब्द जो होता है वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। पूजा को नौकरी नहीं करनी, तो ये हमारा कौन सा है, तो पूजा को नौकरी नहीं करनी कर्म कारक। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण इस बारिश में बहुत ओले गिरे, ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण है। किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है, तो गाय, ग्रंथ, शेर, अर्क। तो ग्रंथ शब्द हमारा पुल्लिंग शब्द है। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है, तो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग होगा मादा मगरमच्छ। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए, तो वर्षा शब्द का उचित बहुवचन होगा वर्षा ही, ना कि उसमें आप ए जोड़ देंगे, ओ जोड़ देंगे। ये आम उसके लिए हैं, तो जो हमारा उसके शब्द है वो क्या है, तो उसके शब्द है हमारा अन्य पुरुषवाचक एक वचन संप्रदान। उत्तम बहुवचन संबंध कारक है, उत्तम बहुवचन संबंध कारक होता है हमारा। कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्त रूप से दृष्टिगोचर होता है। यह कथन किसका, तो यही लिखा था प्रेमचंद जी ने। बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने में मार्ग में बाधक होने वाले भाव को क्या कहते हैं, संकोच कहते हैं। शर्मीला होना, झिझक, ये बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने में बाधक होते हैं कि बच्चा संकोच करता है पूछने में, शर्मीला भी होता है और झिझक भी होती है उसके अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। शिक्षक बच्चों से नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, परिवेश विषयों पर चर्चा करके, उनके अनुभवों पर चर्चा भी कर सकते हैं, सामाजिक घटनाओं पर भी चर्चा कर उनके पास नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं। तो उपयुक्त सभी पर बातचीत करके आप कर सकते हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवियत्री, का बापे मात्रा नहीं है, या त्रापे मात्रा होगी।
व्याकरण में वचन का सही अर्थ तो यह भी अभी बताया संख्या होता है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं 143 से 155 सभी प्रश्नों में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य सही है, आपको सही वाक्य चुनना है, वही आपका उत्तर होगा। रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ये तो आपका पहला ही सही दिया गया है। अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, नहीं। अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, नहीं। अपने सामानों को संभाल कर रखिए, ये हमारा सही दिया गया है। यहाँ पर अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, ये सही उत्तर होगा। अपने सामानों को संभाल कर रखिए, ये गलत है। आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपका आशीर्वाद की आवश्यक ये है, आपका आशीर्वाद आवश्यक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ईश्वर की कृपा से सानिध्य सानंद सानंद सानंदित पहुंच गया, ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गए, यही हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी। उनके एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनकी एक पुत्र है, तो उनके एक पुत्र है, ये हमारा सही वाक्य दिए गए। उसने बुद्धिमानता का काम किया, गलत। उसने बुद्धिमानी का काम किया, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके पास जो कलम है वह हमारा है, यही हमारा सही उत्तर दिया गया है। किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं फैलाना चाहिए, किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं डालना चाहिए, किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं फेंकना चाहिए, तो हमारा जो है वो हमारा सही हो जाएगा, कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अपार, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध, ये हमारा सही दिया गया है। जो कुछ मेरा है सब आपका है, ये हमारा पहला ही विकल्प सही दिया गया है। और 153 भी, प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया, प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया, ये सही होना चाहिए, तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर डी में, प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। फिर है हमारा 154वां प्रश्न, भ्रमर पुष्प के परागों को चूसता है, भ्रमर पुष्प का पराग चूसता है, ये सही होगा। कौन से ऑप्शन में? भ्रमर पुष्प का पराग चूसता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन छूट गई, नहीं। जब हमें दिया गया है ज्यों ही, तो जहां पर आपको त्यों ही दिखे वही सही उत्तर होगा। तो मैं ज्यों ही स्टेशन पर पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मैं ज्यों ही स्टेशन पर पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। तो ये थे आज के हमारी वीडियो के 155 प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।